हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 12th का जो हम लोग फिजिक्स शुरू कर रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पूरा डिटेल तरीका से कंप्लीट कर लिए थे। हर एक तरह का सवाल, जो भी अच्छा से अच्छा पॉसिबल सवाल था, सब आपको करा दिए थे। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर जैसे कि आपको टॉपिक दिख भी रहा होगा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इस टॉपिक का नाम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या हम इसको सिंपल शब्द में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। क्या है, कैसे है, क्यों है, सब बात को डिटेल में समझेंगे। छोटा सा थ्योरी है, उसके बाद ढेर सारा सवाल करेंगे, जिससे कि इस लेक्चर में आपको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बोलो या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलो, आपको कभी भी इस तरह का चीज में दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे चैप्टर में लगातार बेसिस पर यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो प्लीज आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा और प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइएगा, समझिएगा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है। क्लियर है बात? ये एक चार्ज है और ढेर सारा चार्ज इसके इर्द गिर्द रखा हुआ है। यहां एक चार्ज है, 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 यहां एक चार्ज है। एक चार्ज है, इसके आसपास में ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है। तो इस सब चार्ज के वजह से इस पर अकेला कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, एक सिंगल चार्ज पर बाकी सब प्रेजेंट चार्ज के वजह से जितना फोर्स लग रहा है, इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं। ठीक, पहले प्रॉपर तरीका से हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चीज को और आगे इलाबोरेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम क्या बोल रहे हैं? द फोर्स ऑन एनी चार्जेस, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू numbers of other charges क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on that charge due to other charges taken वन एट ए टाइम। क्या लिखे हैं, इस बात को हम 100% आपको अच्छा से समझा देते हैं। बस एक बात आपको हम बोलना चाहते हैं, खास करके जो बच्चा बोर्ड के लिए इस लेक्चर को देख रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। क्या कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, किसी भी चार्ज पर कोई फोर्स बाकी और सारा चार्जेस के वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट ए टाइम। इस बात को समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, लेट से मेरे पास एक चार्ज है Q। ठीक, Q चार्ज है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। मेरे पास एक चार्ज है Q। ठीक, इसके इर्द गिर्द में हम लोग ढेर सारा चार्ज रख दिए। लेट से यहां पर रख दिए Q1, लेट से यहां पर रख दिए Q2, लेट से यहां पर रख दिए Q3, यहां पर रख दिए Q4, यहां पर रख दिए Q5। क्लियर है? मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q5 चार्ज है, Q6 चार्ज है, मतलब ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है? हमको क्या करना है, हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि इन सब चार्ज के वजह से, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकता है, सिचुएशंस देखेंगे हम लोग, इन सब चार्जेस के वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आप बोलिएगा सर एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा? बोलो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है? रिपेल करेगा। इसका मतलब ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। लेट से हम इसको F1 बोल रहे हैं। क्लियर है? बढ़िया। ये इस पर सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। लेट से हम इसको F2 बोल रहे हैं। क्लियर है? अगर हम आपसे F1 का वैल्यू बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर K
कूलम्ब्स लॉ से कैसे बोलोगे, के Q1 Q2 मतलब Q1 इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, बढ़िया। आगे ये इस पर कैसे फोर्स लगाएगा सर, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, इसको हम F3 बोल रहे हैं। बढ़िया। ये इस पर कैसे फोर्स लगाएगा सर, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इस पर इससे फोर्स लगाएगा F4। बढ़िया। और ये वही बात है सर, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F5। क्लियर है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस क्यू पे नेट फोर्स कितना लगा, हम आपसे पूछ रहे हैं इस क्यू पे नेट फोर्स कितना लगा, तो आप बोलेगा सर क्यू पे नेट फोर्स लगा कितना, F1 प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस का F4 प्लस का F5। क्लियर है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यू पे ये जो बड़ा सा क्यू चार्जेस है जो आप ढक चुका है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर इसके वजह से फोर्स लगा, इसके वजह से फोर्स लगा, इसके वजह से फोर्स लगा, इसके वजह से फोर्स लगा और इसके वजह से फोर्स लगा। तो किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर नंबर ऑफ अदर चार्जेस के वजह से जो फोर्स लगता है, उन सब चार्जेस का जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम कहने का मतलब अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो आप बस ऐसे कर दो। ठीक, जो वेक्टर सम होता है सर, इसी पार्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। हम क्या बोले फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर चार्ज पर, किसी भी पार्टिकुलर चार्ज पर बाकी सब चार्जेस के वजह से जो फोर्स लगता है, उसी पूरा सम को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं। उस पूरा फोर्स का सम को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। आप डेफिनेशन को पढ़ते कनेक्ट कीजिएगा, देखिएगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum, is the vector sum of all the forces, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स ऑन डेट चार्ज, उस चार्ज पर ड्यू टू अदर चार्जेस, बाकी अलग अलग चार्ज के वजह से, टेकन वन एट ए टाइम, अलग अलग करके ले लो, जोड़ दो सबको। फंडा क्लियर हो गया कि सर सिंपल शब्द में अगर हम बोलेंगे तो किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज के वजह से जो फोर्स लगता है, उसी को लिखना को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल देते हैं, या हम लोग सिंपल शब्द में डेफिनेशन के बेसिस पर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्लियर है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए अगर हम बोलेंगे कि बताओ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप बोलेगा सर कैपिटल Q के वजह से पहला, Q2 के वजह से दूसरा, Q3 के वजह से तीसरा, Q4 के वजह से चौथा, Q5 के वजह से पांचवा। इसका मतलब यह हो गया कि सर अगर हम Q1 पर नेट फोर्स पता करेंगे तो इन सब के वजह से, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, इन सब के वजह से जब हम फोर्स लिखेंगे तो इसी पूरा फिनोमिना को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि किसी एक चार्ज, हम इसी चार्ज को पकड़ सकते हैं, इसी चार्ज को, किसी भी चार्ज को पकड़ सकते हैं, किसी भी चार्ज को आप पकड़ सकते हैं, इसी को आप पकड़ लिए। अब इस पर बाकी सब के वजह से जब आप फोर्स को लिख करके जोड़ोगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, कि किसी एक चार्ज पर बाकी सब जितना भी प्रेजेंट चार्ज है, उन सब के वजह से जो नेट फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है। अब एक बड़ा प्यारा सा चीज है जो हम आपको इसमें दिखाना चाहते हैं, और हम इसको आपको नोट डाल करके लिखा रहे हैं। तो नोट डाल करके लिखा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सर एक बात तो समझ में आ गया है कि कैपिटल Q पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से, 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 5 को चार्ज है तो 5 के वजह से जो सम आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इतना फोर्स लग रहा होगा। बढ़िया। अब मेरा सवाल है क्या कि अगर हम Q1 को गायब कर दिए, क्या नेट फोर्स घटेगा बढ़ेगा? तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट हम बताते हैं। अगर आप Q1 को गायब कर दिए तो इसका मतलब F1 गायब हो जाएगा। थोड़ा सा बात को कनेक्ट कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप Q1 को गायब कर दीजिएगा तो इसका मतलब 100% F1 गायब हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो घटेगा। फंडा क्लियर हो गया। कहे कि सर इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है, इसके वजह से, 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 5 के वजह से आ रहा है। लेकिन अगर आप 1 को गायब कर दीजिएगा तो आप तो 4 के वजह से ना आएगा, 1 का तो घट न गया। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि सर अगर हम किसी भी चार्ज को गायब कर देंगे तो इसका मतलब नेट फोर्स घट जाएगा। फंडा क्लियर है। बहुत बेसिक सा बात है सर। 5 गो मिल करके ये चीज बन रहा है, तो एगो को आप गायब कर दोगे तो ओवरऑल चीज जो है नेट फोर्स तो घटबे करेगा। तो बेसिक सा बात। बढ़िया। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे कि Q1 को अगर हम बढ़ा दिए तब नेट फोर्स पे, बिल्कुल सर इस सब के वजह से इंपैक्ट आ रहा है नेट फोर्स का। इसका मतलब अगर आप इसका वैल्यू को बढ़ा दोगे तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा। ये बेसिक सा बात है। इसको घटा दोगे,
किसी भी एक चार्ज को अगर आप किसी भी एक चार्ज की वजह से फोर्स को अगर आप घटा दोगे तो नेट फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, किसी भी एक चार्ज की वजह से फोर्स को अगर आप बढ़ा दोगे तो नेट फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक सा बात है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम F1 को घटा रहे हैं या Q1 को हम गायब कर रहे हैं तो क्या F2 के वजह से जो फोर्स है, F2 के वजह से जो फोर्स है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर हम F1 को गायब कर रहे हैं, F1 को हटा दिए, तो क्या F2 पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? यस और नो। मेरा सवाल क्या है, यस और नो। ठीक, पहले हम क्या पूछे कि सर जब हम F1 को हटा रहे हैं क्या तो Fnet पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, यस और नो? तो आप बोलिएगा यस सर 100% पड़ेगा। क्यों? काहे कि Fnet के कैलकुलेशन में F1, F2, F3, F4, F5 सब आ रहा है, तो इसको गायब करने पर इस पे तो इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर घटा दिए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि Fnet घट जाएगा, बढ़ा दिए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि Fnet बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक सा बात है। इंपॉर्टेंट मेरा बात क्या है कि F1 को अगर हम घटा दिए या F1 को अगर हम गायब कर दिए तो क्या F2 पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? या सवाल हो सकता है क्या F3 पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, या F4 पर या F5 पर, किसी एक इंडिविजुअल फोर्सेस पर इंपैक्ट करेगा? तो हम बोलेंगे सर एक मिनट, अगर हम F2 का वैल्यू लिखेंगे तो आप बोलिएगा सर KQ2, F2 का वैल्यू KQ2 इंटू का Q जिस पर लग रहा है बटे का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये कैसे लिख पा रहे हैं सर? कूलॉम्स लॉ से। ठीक, ये अच्छा बढ़िया बात है। इसका मतलब सर F2 में तो Q1 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो F2 में अगर Q1 कहीं नहीं आ रहा है इसका मतलब F1 को गायब कर दो तो F2 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, F3 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, F4 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, F5 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? कहे कि F5 में Q1 को कुछ लेना देना नहीं है, F4 में Q1 का कुछ लेना देना नहीं है, जो लेना देना है वो Q4 का लेना देना है और इसका लेना देना है। फंडा समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि सर अगर हम किसी इंडिविजुअल फोर्सेस को हटा देते हैं, कुछ भी करते हैं उसके ऊपर में, तो नेट फोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बाकी अलग इंडिविजुअल फोर्सेस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। क्लियर है? अगर हम इसको किसी भी एक को, मान लो F2 को ही अगर हम गायब कर देते हैं तो पक्का है कि Fnet पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट करेगा, काहे कि Fnet इस सब मिल करके बन रहा है। लेकिन F2 को गायब करने से F1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलरली F3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलरली F4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा तो समझ ही गया क्या कि F5 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप समझ गए हैं तो इस स्टेटमेंट को हमको इजाजत दीजिए, हम लिखते हैं, जो आपको समझाए उसी बात को हम लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये छोटा छोटा बात है, कभी कभी घुमा घुमा के आपसे स्टेटमेंट वगैरह में पूछ लिया जाता है। देखिएगा, दी इंडिविजुअल फोर्सेस आर unaffected इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, unaffected ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्लियर है? कैसे भी सवाल वाला पूछता है, बोल रहा है कि चलो मान लो Q3 है और Q है, Q3 का और दूर कर दिए तो इसका मतलब Q3 का जो R का डिस्टेंस है उसका वैल्यू चेंज हुआ, R चेंज हुआ, इसका मतलब Q3 का वैल्यू चेंज हुआ, F3 जो था Q3 की वजह से जो F3 फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल चेंज हुआ। अगर F3 चेंज हुआ तो Fnet चेंज होगा, लेकिन F1 पे कोई फर्क नहीं आएगा, F2 पे कोई फर्क नहीं आएगा, F4 पे कोई फर्क नहीं आएगा, F5 पे कोई फर्क नहीं आएगा। बस इसी बात को हम आपको समझाना चाह रहे हैं क्या, कि किसी भी इंडिविजुअल फोर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो किसी भी फोर्स का मतलब Q2 1 के वजह से Q2 Q3 Q4 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसके वजह से इन सब पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी बात को लिखें कि द इंडिविजुअल फोर्सेस ये आर अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर आप F1 को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो Fnet पे इंपैक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। बढ़ा रहे घटा रहे उसके बेसिस पर बात किया जाएगा, लेकिन F1 को चेंज करने से F2 F3 F4 F5 पर अलग अलग कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप 100% समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां पर हमारा जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बात बोलो या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का बात बोलो, ये पूरा रूप से खत्म हो गया। छोटा सा थ्योरी था, लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम लोग ढेर सारा सवाल करेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल करेंगे इसी लेक्चर में, जिससे कि चीज आपको 100% कंफर्म हो जाए, आने लग जाए। ठीक, तो आप नोट कीजिए, फिर हम सवाल का दौर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल क्या है, मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, देखिए ए बी सी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो आपको बेसिकली पता होगा कि तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर होता है, और दिया भी है कि तीनों साइड्स का वैल्यू ए है। ठीक, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ और यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको बताना है नेट फोर्स जो चार्ज वर्टेक्स सी पर रखा हुआ, इस पर नेट फोर्स कितना, कैसे, किधर लग रहा है। ठीक, एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से पॉज करके चीज को अटेम्प्ट किए होंगे। हम इस सवाल को स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, बनाना। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास दो सिचुएशन दिया हुआ है कि पहले तो हम इसके वजह से लिख लो, फिर इसके वजह से लिख लो। काहे कि हमको इस पर नेट चार्ज लिखना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर बाकी जितना भी प्रेजेंट चार्जेस है इन्वायरमेंट में, उन सब के वजह से जो नेट वेक्टर सम आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वही हमको नेट फोर्स दे देता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए के वजह से इस पर किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ए इस पर कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, ये। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। आई होप कि आपको बात समझ पा रहे होंगे आप। क्या ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हो, क्यों, काहे कि फोर्स तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगता है, तो बिल्कुल इस लाइन में लगेगा, लेकिन इधर की तरफ लगेगा। क्यों, काहे कि आपस में दोनों पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बढ़िया बात है। यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके वजह से किधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 100% रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब इसके वजह से फोर्स उधर की तरफ लगेगा। तो हम बोलेंगे यहां से फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बढ़िया बात है, इतना बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलिए, इसके वजह से किधर की तरफ फोर्स लगा, इधर की तरफ लगा। बढ़िया। आगे, प्रत्येक एंगल आपको पता है क्या कि 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, काहे कि तीनों साइड बराबर है, तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, और प्रत्येक एंगल क्या होता है, 60 के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो मेरा बच्चा आप आराम से बोल सकते हैं कि सर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों, काहे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फंडा क्लियर है, बढ़िया। अगर हम आपसे FCA का वैल्यू पूछेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट में बताते, के दोनों का चार्ज Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बटे का डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, A, तो A स्क्वायर। ठीक, फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर। बढ़िया बात है। आगे, अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो आप वापस से बोलिएगा सर दोनों का चार्ज के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे का डिस्टेंस, दोनों का क्या हो गया, डिस्टेंस A, तो A का स्क्वायर। बढ़िया बात है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तो आपस में बराबर है, तो बराबर है तो बार बार इसको ना लिखने की जगह हम अपने मन से थोड़ा देर के लिए दोनों को F मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास सिचुएशन क्या है देखिएगा, यहां पर अपने पास एक चार्ज था C पॉइंट पर, जो चार्ज कितना था, प्लस का Q, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ कितना लग रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, जिसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B, जिसको अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग F मान रहे हैं। ठीक, यहां पर देखिए F माने हैं, बढ़िया। और एक फोर्स लग रहा है ऐसे की तरह, ऐसे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, जिसको हम लोग F मान रहे हैं। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना है सर, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। बढ़िया बात है। तो आपको पता है कि सर ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो उसका नेट वेक्टर सम कहां आता है सर, बीचों बीच में आता है। कैसे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
बीचों बीच में आता है, और बीचों बीच में जब आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, पहले तो इधर की तरफ देख लो कि दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो एफ नेट आएगा इधर। बाबू अब आपको ये सब बात क्लियर होना चाहिए कि ये सब बात हम लोग वेक्टर में डिटेल तरीका से पढ़े हुए हैं, क्लियर है। तो एफ नेट इधर आएगा, और चूंकि दोनों का दोनों आपस में बराबर है तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। वैसे इतना बात का आवश्यकता नहीं था, बट फिर भी बता दिए क्या कि जब दोनों बराबर होता है तो नेट वेक्टर जो आता है वो बीचों बीच में आता है एंगल बाइसेक्टर पर। बढ़िया बात, इस बात को हम लोग प्रूफ भी किए हुए हैं वेक्टर चैप्टर में। चलिए एफ नेट का वैल्यू कितना आएगा सर? एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो दो वेक्टर का, अगर हम लोग वेक्टर एडिशन लिखते और बीच में एंगल है तो क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू का एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज cos 60। बढ़िया बात है, क्लियर है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस का 2f इंटू एफ, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू का cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया तो2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3f स्क्वायर, डेट कम्स आउट टू बी रूट अंडर 3f। f का वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या कि जो नेट फोर्स लग रहा है सी पर डेट इज √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर। अब फिर से हम आपको इस प्रोसेस को समझा देते हैं, लेकिन आपको एक बात को ध्यान से समझना है कि एफ हम इसलिए मान लिए कि बार बार हमको इतना बात ना लिखना पड़े, और जब फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो जब एफ के फॉर्म में आया है तो एफ का जो वैल्यू था उससे रिप्लेस करके अपना आंसर लिख लेंगे। सिचुएशन समझ में आया? हमको क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था और इस पर नेट फोर्स निकालना था, तो हम बोले क्या कि दोनों का दोनों रिपल्सिव है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगता है, तो इसके वजह से ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बढ़िया, और इसके वजह से ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा। दोनों का एक बार वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कर लो तो एफ सी ए क्या लगेगा, के क्यू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आ गया, बढ़िया। एफ सी बी निकाल लो तो के क्यू क्यू बटे का डिस्टेंस स्क्वायर कर, तो हम देखे दोनों का वैल्यू तो बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा था, दोनों को एफ एफ मान लिए, बढ़िया बात है। अब सिचुएशन क्या था अपने पास कि सी पर एक क्यू चार्ज है प्लस का क्यू, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बढ़िया बात है, तो हमको जो सम निकलेगा वो तो वेक्टर तरह से ही सम निकलेगा। बात समझ में आ रहा, बढ़िया। अब ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी 60 डिग्री, बढ़िया। तो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो वेक्टर का सम कैसे लिखते हैं? अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, तो नेट वेक्टर सम लिखते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। इस बात को आपको वेक्टर में डिटेल तरीका से पढ़ाया, अगर ये बात आपको नहीं आएगा तो इस सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे होगा नहीं, क्लियर है बात? तो एक वेक्टर एफ, दूसरा वेक्टर एफ, चूंकि दोनों फोर्स है और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो नेट वेक्टर किधर किसी तरफ आएगा, यहां कुछ निकलेगा नेट वेक्टर, और नेट वेक्टर का सम क्या लिखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बी मानो, मन में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी दैट इज cos 60 डिग्री, बढ़िया। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 2 इंटू एफ 2f स्क्वायर cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया तो 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डेट कम्स आउट टू बी 3f स्क्वायर, और रूट को निकालोगे तो क्या हो जाएगा √3f। एफ का वैल्यू आपको पहले से पता था, पुट करो, आपका नेट वैल्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक। एक स्पेशल बात आपको इसमें हम क्या बताएं कि चूंकि दोनों का दोनों वेक्टर आपस में बराबर है तो नेट फोर्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर आता है। इस बात को हम प्रूफ भी कराए हुए हैं आपको, तो हम डायरेक्टली यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को, क्लियर है बात? तो जिनसे नहीं वो आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल एकदम मोटा मोटी सेम टाइप का है, थोड़ा सा बस चेंज किए हैं। आपको वही बात है, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी, इसी पर आपको नेट फोर्स निकालना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या है कि यहां पर पहले वाला सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज था, इस बार नेगेटिव चार्ज कर दिए, क्लियर है? तो यहां -q चार्ज है, यहां पर +q चार्ज है, और यहां पर +q चार्ज है, और ये जो चार्ज वर्टेक्स सी पर रखा हुआ है, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपको समझाते हैं इस सवाल को। एक बार आप प्लीज ट्राई करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके जरूर ट्राई किए होंगे।
हम आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बढ़िया बात है सर। अगर हमको इस पर नेट फोर्स लिखना है, इसका मतलब बाकी इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से पहले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो और उसके बाद जाके फिर जाके जैसे हो रहा है वेक्टर को सॉल्व करो। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे ये इस पर कैसे और किधर फोर्स लगाएगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों का दोनों आपस में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसका मतलब इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा। और कितना लगेगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको लिख देते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बढ़िया। क्यों अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है? क्योंकि आपको पता है क्या, कूलम्बिक फोर्स एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज इस वजह से रिपल कर रहा होगा, उधर की तरफ लगेगा। बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस दोनों की वजह से फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, ये तो तय है। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे दोनों का साइन तो देखेंगे ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहा होगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा सर वो इधर की तरफ लगेगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वैल्यू बाद में देख लेंगे। बढ़िया बात है। क्लियर? अच्छा। अगर हम आपसे पूछेंगे एक छोटा सा बात बाबू कि आप हमको ये एंगल बताओ, तो आप बोलेगा है सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सोचने की बात क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। बढ़िया। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? 100% सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो मेरा छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि सर ये एंगल जो आएगा वो एंगल आएगा 120 डिग्री। बढ़िया बात है। इसका मतलब सर एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो कहीं यहां से निकलेगा, और यही नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए पहले एफसीबी और एफबीसी का वैल्यू लिख लेते हैं। सॉरी एफसीबी और एफसीए, एफसीए का वैल्यू लिख लेते हैं, फिर जाके आगे की कहानी को बढ़ाएंगे। तो अगर हम आपसे सिंपल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो आप बोलिएगा सर के दोनों का चार्ज Q इंटू क्यू, तो मतलब Q स्क्वायर बटे का डिस्टेंस दोनों के बीच में, डेट इज A स्क्वायर। बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू A, तो आप बोलिएगा सर के क्यू क्यू, काहे कि हम फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं चार्ज का, तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है? A, तो A का स्क्वायर। तो फिर से मेरा बच्चा बोलेगा सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो हम बोलेंगे बार बार इसको क्या लिखोगे बाबू, अभी थोड़ा देर के लिए इसको एफ लेके चलो, बाकी फाइनल आंसर में आएगा तो F को रिप्लेस कर देंगे। बढ़िया। अब C का थोड़ा सा सिचुएशन बनाते हैं। यहां पर C है, ठीक, इस पर चार्ज कितना है? प्लस का Q। बढ़िया बात है। आगे अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाया जाए जिससे कि आपको फील हो बढ़िया से। यहां पर C है, ठीक, इस पर चार्ज कितना है? प्लस का Q। बढ़िया बात है। C पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कितना? फोर्स ऑन C ड्यू टू B, जिसका मैग्नीट्यूड F आ रहा है। डायरेक्शन किधर की तरफ? इधर की तरफ। बढ़िया। अच्छा, C पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, जिसका भी मैग्नीट्यूड ए आ रहा है। बढ़िया। और इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? इस दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। बढ़िया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा? अगर हम इस दोनों को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हैं तो नेट फोर्स जो आता है ये आएगा कुछ इस तरह से। अब ये सब वेक्टर का बात है सर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सब वेक्टर का चीज है जो आपको आना चाहिए। क्लियर है? नहीं आता है तो आप लेक्चर जाके अच्छा से देख सकते हैं, फिर आपको हर बार हर चीज स्पष्ट तरीका से क्लियर होगा। बढ़िया। अब एक बात हमको बताओ, जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए, पिछले सवाल में हम आपको बताए कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो नेट फोर्स जो आता है वो बीचों बीच आता है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, एंड सिमिलरली ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। वैसे इसका आवश्यकता नहीं था, बस आपको हम याद दिला दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था। ठीक, हमको क्या है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है और नेट फोर्स निकालना है। तो आपको पता है कि दो वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो नेट फोर्स क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। लिखते हैं सर एफ नेट बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू का बी। बच्चा की तरह एक एक चीज लिख रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए।
2 इंटू ए इंटू बी इंटू का कॉस, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। बढ़िया बात है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमको तो याद ही नहीं है। तो ये बहुत शर्म करने वाली बात है, आपको अब याद होना चाहिए। अब आप क्लास 12 में आ गए हैं, ठीक है, तो 11th में ही सब चीज़ पढ़ाया जाता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। वैसे हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नादान ही होते हैं। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डेट कम्स आउट टू बी 2f स्क्वायर। बढ़िया, 2 इंटू एफ इंटू एफ 2f स्क्वायर। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है माइनस का 1/2। बढ़िया बात है। अगर आप इसको काटोगे तो 2 से तो 2 गया, तो माइनस का एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर में माइनस का एफ स्क्वायर चला गया तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर, और इसको एफ स्क्वायर और बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा एफ। बात समझ में आ रहा है सर? 2f स्क्वायर में माइनस का एफ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर, उसको रूट से बाहर निकालोगे तो एफ आ गया। एफ का वैल्यू पहले से निकाल करके बैठे हुए हैं, तो कितना आ गया के क्यू स्क्वायर बटे का एक्स ए स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब नेट फोर्स अगर हम सी पर बात करेंगे तो मेरा बच्चा बोल जाएगा वो एफ के बराबर ही आ रहा है, और कितना आ रहा है के क्यू स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अगर हम आपसे डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर इससे 60 डिग्री इधर की तरफ या इससे 60 डिग्री इधर की तरफ। क्लियर है? तो एक एक सिचुएशन को आपको हम तोड़ के बिखार करके एकदम समझा के बढ़िया तरीका से आपको हम समझा दिए, हमको ऐसा लगता है। ठीक, आप एक बार देखिए, जिनसे नहीं हुआ फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वापस से उसी तरह का सवाल है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। यहां पर जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स निकालना है, लेकिन इस बार सिचुएशन में स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर का आपको चारों साइड पता होता है, बराबर होता है, तो चारों साइड का वैल्यू एल 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 दिया हुआ है। ए पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, बी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, सी पर पॉजिटिव चार्ज डी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, और सी पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है। इन सब के वजह से सी पर जो नेट फोर्स आएगा वो आपको निकालना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में जो होता है चारों एंगल 90 के बराबर होता है। ये सब बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को 100% अपने तरीका से पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से धैर्यपूर्वक चीज को देखिएगा। सबसे पहला बात कि सर पहले डायरेक्शन लिखो फिर बाद में कहानी आएगा। चलिए, हम यहां से शुरू करते हैं। डी बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या कि लिखना तो इस पर है, तो इस पर फोर्स किसके किसके वजह से आएगा, इसके वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से। क्यों? कहे कि तीनों को चार्ज है तो उसी के वजह से आएगा। बढ़िया, इसके वजह से इस पर फोर्स कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके वजह से इस पर फोर्स इधर की तरफ आएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और आपको पता है कि फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगता है, इसका मतलब इसके वजह से इस पर कितना फोर्स आ रहा होगा। अभी हम बस डायरेक्शन लिख रहे हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। इसके वजह से बताओ कितना फोर्स आएगा इधर की तरफ। अभी कितना से मतलब नहीं है, हम किधर आएगा ये बता रहे। तो आप बोल रहे हैं सर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बढ़िया बात है, दोनों का काम हो गया। रहा इसका काम, तो ये इस पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा, ये बात तो तय है। बढ़िया बात है, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो लो, पहले तो लाइन ज्वाइनिंग करो, लाइन ज्वाइनिंग, और किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। आई होप सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया। क्यों? कहे कि सब पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में कैसा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बढ़िया बात। अगर हम आपसे पूछेंगे ये एंगल कितना होगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल भी 90 डिग्री।
ये एंगल भी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉन्सेप्ट पकड़ो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे ये लेंथ कितना होगा तो आप बोलिएगा सर स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया इस पार्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और इसका लेंथ हो जाएगा, छोटा सा बच्चा भी बोल देगा, √2L। अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये लेंथ यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, √2L। बढ़िया। अब हम एक बार वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। अगर हम आपसे पूछे कि फोर्स ऑन C ड्यू टू D कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर K दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट बटेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आप बोलिएगा सर KQ मतलब KQ स्क्वायर बटेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है L, तो L का स्क्वायर। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर KQQ दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट QQ बटेगा डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है L, L का स्क्वायर। ठीक, KQQ बटेगा L स्क्वायर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू A का बात करेंगे तो वापस से बोलिएगा K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है Q इंटू Q, तो KQ स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सर? दोनों के बीच का डिस्टेंस है √2L, तो √2L का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको बोलेंगे KQ स्क्वायर बटेगा 2L स्क्वायर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या ये दोनों सेम लग रहा है? बिल्कुल। तो थोड़ा देर के लिए इसको हम F मान लिए, थोड़ा देर के लिए इसको हम F मान लिए। ये कितना लग रहा है? तो देखोगे क्या कि सर दिस इंटू नीचे में 1/2, मतलब ये F/2 लग रहा है हमको, तो इसको हम लिख रहे हैं F/2। आई होप सिचुएशन आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ये F, तो ये क्या है? KQ स्क्वायर बटेगा 2L स्क्वायर, तो यही तो F है, KQ स्क्वायर बटेगा L स्क्वायर, F है बटेगा 1/2, तो वही F/2। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छा से बनाते हैं। यहां पर हमारा C चार्ज था, ठीक, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, इसके वजह से, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F इसके वजह से, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना, F/2। कोई दिक्कत? क्लियर है? इधर के तरफ एक फोर्स लग रहा है F, ये देखिए सर FCD, जिसको हम थोड़ा देर के लिए F माने हैं। इधर के, इसके वजह से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है FCB, जिसको हम F माने हैं, और ऐसे करके जो फोर्स लग रहा है वो F/2 लग रहा है। बढ़िया बात है। और यहां पर अगर इस दोनों फोर्स का बात करोगे तो इस दोनों फोर्स के बीच का जो नेट रिजल्टेंट एंगल है वो 90 डिग्री है। तो थोड़ा देर के लिए पहले हम इस दोनों का नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? तो देखना, F डैश, F नेट नहीं निकल रहे, हम इस दोनों का रिजल्टेंट का है कि दोनों का दोनों एक वेक्टर है, दोनों का दोनों एक वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? इस दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा? वो आएगा F डैश। तो F डैश का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी हम इसको टच भी नहीं कर रहे, इसको एजिटिस रहने दे रहे, हम सिर्फ इस दोनों पे काम कर रहे हैं। इस दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा, और कितना आएगा सर? F डैश आएगा। अभी F डैश मान रहे, सॉल्व करके निकालते हैं। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आपको अब बात समझ में आएगा कि ये भी 45, ये भी 45 होगा। ठीक, बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। F डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट में A का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू F इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। बात समझ में आ गया? और मेरा बच्चा समझ गया कि सर ये पूरा क्वांटिटी जीरो क्यों? कहे कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0। इसका मतलब ये आ गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी √2F। ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी 0, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब 2F स्क्वायर, और रूट से निकालोगे तो √2 टाइम्स ऑफ F। ठीक, तो हम नया डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा C एक चार्ज हो गया यहाँ पर, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F/2, और इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F डैश, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? √2F। तो हम F डैश को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं किससे? √2F से, √2F। सिचुएशन समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों को रिप्लेस कर दिए किससे? F डैश से, काहे कि नेट रिजल्टेंट इस दोनों का इधर की तरफ आएगा F डैश, और F डैश का वैल्यू √2F आया। तो हम लिख रहे हैं क्या? फाइनल डायग्राम में अपने को क्या मिला कि C पर दो फोर्स लग रहा है और दोनों इधर की तरफ लग रहा है, एक तो F/2 और दूसरा इस दोनों के वजह से √2F। ठीक, तो अगर हम आपसे अब बात करेंगे कि F नेट ऑन C, तो आप बोलिएगा सर एक तो ये
f/2 और दूसरा क्या √2f। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। क्या हम बोलेंगे सर FC पर जो नेट फोर्स लग रहा है, एक तो ये f/2 दूसरा √2f। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलिएगा 1/2 प्लस का √2 और f कॉमन लोगे, f बाहर आ गया। ठीक, अरे भाई f कॉमन लोगे, f बाहर आ गया, तो 1/2 प्लस का √2। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर √2 प्लस का 1/2 को तो ऐसे ही रहने दो, √2 प्लस 1/2 को तो ऐसे। f का वैल्यू हमको पहले से आ चुका है, कितना है KQ² बटे का L²। ठीक, यही हमारा नेट फोर्स आ गया किस पर, C पर। थोड़ा सा चीज पेचीदा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है, क्या बोले नेट फोर्स हमको C पर कितना आ गया सर, नेट फोर्स जो हमको आया C पर ये आया √2 प्लस का 1/2 इंटू का f का वैल्यू कितना है पहले से निकाल करके रखे, देखो KQ² बटे का L²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, फिर से आपको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसके वजह से फोर्स इधर की तरफ, इसके वजह से फोर्स इधर की तरफ, इसके वजह से फोर्स इधर की तरफ। क्यों, काहे कि सब का सब चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा दूर जाते हुए। और किधर लगता है फोर्स, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस लगता है, खेल खत्म। ठीक, इस दोनों पर थोड़ा सा हम देखें तो FCD और FCB जो सॉल्व किए थे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब FF फाइनल डायग्राम, इससे हम यहां पर आए FF और ये कितना है सर, ये f/2 दिख रहा है तो ये f/2 आ गया। तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना है, एंगल 90 डिग्री है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट को थोड़ा देर के लिए f' मान लिए और f' को जब हम सॉल्व किए तो हमको आ गया √2f। तो हमको फाइनल डायग्राम में क्या पता चला कि C एक पॉइंट है यहां पर जो इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर एक फोर्स तो f/2 आ रहा है और दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में कितना आ रहा है f' जिसका वैल्यू √2f है। ठीक, इसका मतलब C पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स। अगर आप फाइनल डायग्राम को देखोगे तो C पर नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स कितना है √2f प्लस ये फोर्स f/2। f कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस का 1/2 इंटू f का वैल्यू पहले से आपको पता, उठा करके पुट करो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। किधर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है, इधर की तरफ ऐसे सोचो या इधर की तरफ ऐसे सोचो। सिचुएशन समझ में आया, क्लियर है बात। चलिए आप नोट कीजिए, जिनसे नहीं हुआ फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आपको बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज। ये जो प्लस क्यू है जो कि सेंटर, ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ और चारों का लेंथ L L L है। ठीक, आपको स्क्वायर के सेंटर पे बीचों बीच में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू जो है यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और लेंथ आपको L दिया हुआ है। तो आपको इन सब के वजह से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना। फिर से बोल रहे हैं, इन सब के वजह से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो आपको निकालना। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल का कुछ ना कुछ आंसर भी आ रहा होगा, है ना। हम आपके लिए ट्राई करते हैं। हम एक छोटा सा बात जानना चाह रहे हैं क्या, कि अगर हम इसके वजह से इस पर चार्ज लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे, तो आपको बात तो समझ में आएगा कि सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ आएगा। इसके वजह से सर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ आएगा। इसके वजह से सर दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ आएगा। और इसके वजह से तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब फोर्स तो सर इधर की तरफ आएगा। एक बात तो तय है, कितना आएगा, के क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो एक बात आप हमको बताओ, अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये बीचों बीच में रखा हुआ है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर ये L स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना √2L। तो हम आपसे पूछ रहे पूरा नहीं, आप हमको इतना था डिस्टेंस बताओ, इतना डिस्टेंस सिर्फ बताओ। तो आप बोलिएगा सर पूरा डिस्टेंस है √2L, शॉर्ट में कर रहे हैं हम।
हमको पूरा डिस्टेंस √2l है, उसका आधा निकालना है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बटे का 2। और कोई भी बच्चा बोल देगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, l बटे का √2। इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गया सर l बटे का √2, ये डिस्टेंस आ गया सर l बटे का √2, और ये डिस्टेंस आ गया सर l बटे का √2, और ये डिस्टेंस आ गया सर l बटे का √2। ठीक, इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि सर सब का सब के वजह से जो है मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। क्यों? काहे कि क्यू क्यू बटे का l/√2 का स्क्वायर, के क्यू क्यू बटे का l/√2 का स्क्वायर, के क्यू क्यू बटे का l/√2 का स्क्वायर, के क्यू क्यू बटे का l/√2 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो सर सेम आएगा। ठीक, अच्छा अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो इसके वजह से इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, लेट से इसको हम बोल रहे हैं F। ठीक है, काहे कि मैग्नीट्यूड सेम है तो सबका वैल्यू FF ले लो। इसके वजह से कितना लग रहा है इधर की तरफ फोर्स, तो आप बोलिएगा सर इधर की तरफ F। इसके वजह से तो आप बोलिएगा सर इधर की तरफ F। इसके वजह से सर आप बोलिएगा इधर की तरफ F। ठीक, तो सिचुएशन क्या है कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, देखिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, इधर की तरफ F लग रहा है, एग्जैक्टली इसी लाइन में इधर की तरफ F लग रहा है, इधर की तरफ F लग रहा है, और एग्जैक्टली इसी लाइन में इधर की तरफ F लग रहा है। तो आप हमको बताओ कि क्या ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? 100% सर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों? काहे कि वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन उल्टा है, इसका मतलब कैंसिल कर देगा। अरे 5 न्यूटन इधर की तरफ और 5 न्यूटन उधर से, तो दोनों आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। बढ़िया, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन उल्टा है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, क्या कि सिंस ऑल दी फोर्सेस on plus Q cancel each other, hence F net जो कि प्लस Q पे लगेगा डेट कम्स आउट टू बी 0। तो इसका मतलब मेरा बच्चा समझ गया कि सर इस पर इसके वजह से जो फोर्स है, इसके वजह से फोर्स है, वो आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन उल्टा है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैंसिल करेगा। ये और ये, इस दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उल्टा और मैग्नीट्यूड सेम, इसका मतलब ये और ये आपस में कैंसिल करेगा। तो इसका मतलब इसको ये कैंसिल कर दे रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, तो भाई फोर्स लगा कहां? चूंकि सर सारा का सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फोर्स जो आपसे पूछा गया है प्लस Q चार्ज पे जो सेंटर पे पड़ा हुआ है, वो कितना आ गया, 0। ठीक, तो इस सवाल का आंसर कम आ जाएगा, कितना, 0। अपने को सॉल्व भी नहीं करना, तो आपको समझा रहे थे इसलिए इतना बात को इलस्ट्रेट करके लिखना पड़ा, वरना इतना कुछ नहीं करना है। सर सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब सेंटर पे जो नेट चार्ज है वो, उस पर जो फोर्स लगेगा डेट कम्स आउट टू बी 0। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया प्लीज आप नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये सवाल ट्रिपली 2009 में भी आया और 2021 जब आपका पेपर कंप्यूटराइज होने लग गया, ऑनलाइन होने लग गया, तब भी ये सवाल आया हुआ है। ठीक, सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, देखिएगा। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है और Q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को दोनों अपोजिट कॉर्नर पे रख दिया गया। बढ़िया, ए चार्ज Q, स्मॉल q को वापस से दो अलग, जो बाकी दो अपोजिट कॉर्नर बचा स्क्वायर का, उस पर रख दिया गया है। और ऐसा बोला गया है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Q पर, कैपिटल Q पर 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल Q पर 0 है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बटे का स्मॉल q। क्या आंसर माइनस का 2√2 आएगा, क्या आंसर माइनस का 1 आएगा, क्या आंसर 1 आएगा, क्या आंसर माइनस का 1/2 आएगा? एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम इस सवाल को आपके लिए अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को एक बार पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इस सवाल में डायग्राम नहीं दिया हुआ था, तो कोई बात नहीं, दिक्कत तो है नहीं,
कुछ के लिए दिक्कत हो सकता है, कुछ के लिए दिक्कत नहीं हो सकता है। नहीं दिया हुआ तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ अपन डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बनाते हैं। देखिए अपने पास एक स्क्वायर है, लो भाई अपने पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना लिए, ठीक। अच्छा कौन सा स्क्वायर है? ए बी सी डी। क्या साइड दिया हुआ है? साइड लेंथ नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से मान लो। एल एल बुरा नहीं मानना है, एग्जामिनर नहीं दिया है लेंथ तो बुरा नहीं मानना, अपने मन से मान लेना है। बेसिक बात तो पता है ना कि सबका लेंथ बराबर होगा। हो सकता है लेंथ का कोई रोल नहीं होगा इसलिए नहीं दिया है ना, तो इस सब बात को दिल पे नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है कि एक चार्ज जो है प्लस क्यू मतलब कैपिटल क्यू अपोजिट कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो हम मान लो यहां पर कैपिटल क्यू और यहां पर कैपिटल क्यू को रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन हो सकता है तो आप यहां भी रख दो, अपोजिट कॉर्नर पे रखना है कहीं भी, तो हम यहां रख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है क्या कि स्मॉल क्यू को अपोजिट कॉर्नर पे रखा है, इसका मतलब दो अपोजिट कॉर्नर बच गया, तो एक तो ये स्मॉल क्यू और एक तो ये स्मॉल क्यू, इसको अपोजिट कॉर्नर पे रख दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है क्या कि कैपिटल क्यू पे जो चार्ज है वो नेट जीरो है, नेट चार्ज। तो आप इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, हम इसको पकड़ते हैं कि अपने को आदत लगा हुआ है इसका, है ना, इस पर पकड़ते हैं। तो इस पर बोल रहा है कि इस पर नेट फोर्स जीरो है। बोले नेट फोर्स बाद में जीरो होगा, पहले आप बताओ फोर्स किधर किधर लग रहा है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इसके वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बढ़िया बात है, इसके वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक। और कितना लगेगा तो आप बोलिएगा सर के क्यू इंटू क्यू बटे का एल का स्क्वायर। इसमें भी क्या बोलिएगा के क्यू इंटू क्यू बटे का एल स्क्वायर। आप देख रहे हो कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू। अब हम उतना घुमाएंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ एफ। हम एक बार देख रहे हैं कि अपना एफ दिख तो रहा है ना अपने को, हाँ सब कुछ बढ़िया है, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि इसके वजह से इधर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है के क्यू क्यू बटे का एल का स्क्वायर। इसके वजह से के क्यू क्यू बटे का एल का स्क्वायर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ एफ मान लिए जैसे मान रहे थे इससे पहले सवाल में, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बढ़िया बात है। तो ये इसके वजह से एफ, इसके वजह से एफ, बढ़िया बात है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको गोली मारो, इस दोनों पे सिर्फ काम करते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर 90 डिग्री होगा, क्यों? काहे कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा, बढ़िया बात है। अब आप हमको बताओ, एक फोर्स F है, दूसरा फोर्स F है, तो इसका नेट, इस दोनों के वजह से नेट कितना आएगा फोर्स? तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एफ इंटू कॉस 90। आप सॉल्व कीजिएगा और इस दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा √2F। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फंडा क्लियर है। अब इस डायग्राम को आसान तरीका से हम यहां भी बनाना शुरू कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, लग रहा है कोई याद कर रहा है। देखिए ये कितना है, √2F, क्लियर है। तो सिचुएशन क्या है कि अपने पास एक पॉइंट C है, ठीक, और इधर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है √2F, ये सिचुएशन है, ठीक है। F इस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, अंडर रूट में f स्क्वायर प्लस का 2f इंटू f cos 90 डिग्री, cos 90 वाला सब कुछ जीरो, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2f स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो √2f। तो फाइनली इस दोनों के बदला हम अकेले इसको √2f लिख रहे हैं, खेल खत्म, बढ़िया बात, ठीक। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मिटा रहे हैं बच्चा, थोड़ा फील कराने के लिए हम इसको मिटा रहे हैं ना। अब तो आप इस दोनों को रिप्लेस करके आप डायरेक्ट ये लिख दिए ना, अब तो क्या दिक्कत है, ये लिख दिए। अगर आपको नोट करना है तो थोड़ा बैक करके आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम अभी मिटा रहे हैं फील कराने की। अब सिचुएशन समझिएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों का दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक तो पहले से √2F है और दूसरा इसके वजह से अगर इधर की तरफ फोर्स आ गया, ध्यान से सुनिएगा, पहले से एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये देखो पहले से एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, अब इसके वजह से भी अगर इधर की तरफ फोर्स आ गया तो फिर नेट फोर्स जीरो कहां पर हो पाएगा? लेकिन सवाल वाला बोल रहा है जीरो करना है, इसका मतलब इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा, इस वाला चार्ज को निगेटिव होना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो बात बन सकता है, इसका मतलब अगर ये निगेटिव होगा, सिचुएशन को समझिएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो इसके वजह से फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इसके वजह से फोर्स लगेगा इधर की तरफ,
लेट से अभी एफ डैश बोल रहे हैं इसको, इसके वजह से फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। क्यों इसको निगेटिव होना पड़ेगा, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्यों इसको निगेटिव होना पड़ेगा, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बिकॉज सर अगर ये भी पॉजिटिव रहा, ध्यान से देखना, अगर ये भी पॉजिटिव रहा तो पहले से एगो फोर्स ऐसे था, इसके वजह से फिर एगो फोर्स ऐसे आ जाएगा और दोनों जुड़ के कुछ ना कुछ नेट फोर्स आ जाएगा। और हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, कितना आएगा, √2 प्लस का 1/√2 इंटू का एफ, नेट फोर्स इतना आ जाएगा। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि जो प्लस क्यू चार्ज है बाबू, उस पर नेट फोर्स को जीरो करना है। इसका मतलब सर एक तो ये फोर्स इधर की तरफ आ ही रहा है, ई अगर निगेटिव हो जाएगा तो इसके वजह से फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो शायद दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कट करके जीरो होने का संभावना है। इसका मतलब इसके पर जो इसके वजह से फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। और मान लो अभी थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं इसको एफ डैश, थोड़ा देर के लिए हम इसको क्या मान रहे हैं, एफ डैश। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात स्पष्ट है, क्लियर है। इसके साथ मजबूरी है कि इसको निगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? कहे कि सवाल वाला खुद बोल रहा है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब एक फोर्स इधर की तरफ आ रहा है तो दूसरा भी इधर ही आ जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो कहां से हो पाएगा? इसलिए इसके उल्टा डायरेक्शन में इसको होना ही पड़ेगा और आपस में मैग्नीट्यूड भी बराबर होना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे इतना दूर का डिस्टेंस पूछेंगे तो मेरा बच्चा समझ गया सर ये L तो ये डिस्टेंस √2L, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट लिखेंगे फोर्स फॉर एफ नेट ऑन क्यू बराबर 0। अगर ऐसा होता है तो ये बराबर ये होगा, मतलब एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2 टाइम्स ऑफ एफ। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। माइनस क्यों? कहे कि सर डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। एफ डैश बराबर माइनस, अगर इधर का डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो एफ डैश वाला को, तो इधर का डायरेक्शन अपोजिट, माइनस लगाना पड़ेगा। इतना बात समझ के सवाल खत्म गया। आप तो वैल्यू लिखना है, ठीक है। चलिए एफ डैश का अगर हम वैल्यू लिखेंगे आपके सामने में तो आप बोलेगा सर के क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं, के क्यू इंटू क्यू बटे का क्यू इंटू क्यू बटे का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है √2L, तो √2L का स्क्वायर, बढ़िया, माइनस √2 इंटू का एफ का वैल्यू कितना है सर, किसी एक के लिए लिख लो, के क्यू इंटू क्यू बटे का L स्क्वायर, तो के क्यू इंटू क्यू बटे का L का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, के क्यू स्क्वायर बटे का 2L स्क्वायर बराबर माइनस का √2 इंटू के क्यू इंटू क्यू बटे का L का स्क्वायर। L का स्क्वायर से L का स्क्वायर गया, एगो क्यू से एगो क्यू गया, के से के गया, आपको क्या मिल गया है, अभी आपके पास आ गया है क्यू बटे का 2 बराबर का माइनस √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, माइनस का √2 टाइम्स ऑफ क्यू। ऐसा कुछ सिचुएशन मिल गया। क्या पूछा है, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, इसको इधर लेकर आओ, तो यहां हम लिख रहे हैं इसको कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू बराबर माइनस का 2√2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अरे बच्चा वाला तो बात है, कैपिटल क्यू इसको इधर लेकर आ जाओ तो कैपिटल क्यू बटे का स्मॉल क्यू, इसको इधर लेकर चल जाओ तो माइनस का √2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2√2, ठीक। इस सवाल में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, क्या कि इस बेचारा को निगेटिव होना ही पड़ेगा। क्यों? काहे कि सर अगर ये निगेटिव नहीं होगा तो नेट फोर्स ओवरऑल पूरा की वजह से इधर की तरफ आ जाएगा, और सवाल वाला चाहता है कि नेट फोर्स इस पर कैपिटल क्यू पर 0 हो, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इस वजह से चूंकि 0 होने के लिए इसका बराबर इसका होना पड़ेगा, और डायरेक्शन उल्टा है, बाकी यूज करो, बेसिक सा बात। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया। इस सवाल में समझने वाला एक ही बात था, क्या कि इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा, दैट्स इट। इस बेचारा के साथ मजबूरी है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आखिरी सवाल अपना इस लेक्चर का उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। और वो सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, तो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कीजिए, फिर हम लोग लास्ट सवाल पे आते हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं पढ़ दे रहा हूं। सवाल बोल रहा है कि 3 आपको चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है L L L,
ठीक है, और तीनों चार्ज का वैल्यू Q Q Q है, तीनों वर्टेक्स पे रखा गया है। तो आपको बोल रहा है कि अगर हम कोई चार्ज को, मतलब अपने मन से कोई दूसरा चार्ज को अगर हम सेंटर पे रखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे, तो इन सब चार्जों के वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये देखिए लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट द सेंटर इज, ठीक, अगर कोई चार्ज को हम सेंटर पे रखते हैं तो इन सब के वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस पर, उस पार्टिकुलर चार्ज पर जो सेंटर पे रखा हुआ उस कितना होगा, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन kq²/L², चूंकि L आपको साइड दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 3kq²/L² और चौथा ऑप्शन है kq²/2L²। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। ट्राई करें प्लीज, करोगे नहीं तो बनेगा नहीं सर, करना तो पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके अपने अपने तरीका से ट्राई किए होंगे। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल होके ध्यान से चीज को देखिएगा। देखिए सवाल में फिजिक्स बस इतना सा लग रहा है, kq1q2/r², दो फोर्स के बीच में जो चार्ज है अगर वो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो kq1q2/r², इससे ज्यादा कुछ फिजिक्स नहीं लग रहा है। बाकी पूरा का पूरा इस सवाल में मैथ का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला बात जो आपको पता होना चाहिए क्या, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है मीडियन ही एल्टीट्यूड्स होता है, मीडियन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक, कहने का मतलब किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो या एल्टीट्यूड्स बोलो या फिर आप जो भी बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है, पहला बात। दूसरा बात क्या, कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये दो बात आपको पता होना चाहिए। पहला बात क्या, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है मीडियन, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है। दूसरा बात क्या, कि सर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, या हम बोल सकते हैं इन सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। अब हम नहीं जा रहे इस बात को डिटेल में डिस्कस करने की, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सब बात आप क्लास 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, बढ़िया बात है। तो सबसे पहला बात है कि सर हम अपने मन से एक चार्ज रख लेते हैं। लेट्स से हम यहां पर ये चार्ज को रख लिए, क्यू चार्ज को रख लिए। ठीक, तो हमको अगर इतना थोड़ा डिस्टेंस पता चल जाएगा ना, ये डिस्टेंस पता चलेगा कि यही डिस्टेंस ये डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, तो हम फोर्स को लिख पाएंगे k q1 q2 बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, k q1 q2 बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, k q1 q2 बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, फंडा क्लियर है, मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, बस हमको ये डिस्टेंस निकालना मेरा काम है। तो समझिएगा ध्यान से, थोड़ा हम डिस्टेंस निकालने पे फोकस करते हैं और डिस्टेंस निकालना ही मेन इस सवाल का रोल है और कुछ नहीं है इस सवाल में। देखिएगा हम थोड़ा सा क्या किए, इसको एक्सटेंड कर लिए इस तरह से। हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, काहे कि आपको पता है यही हमारा मीडियन है, यही हमारा एल्टीट्यूड्स है, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, बढ़िया बात है। अगर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तो बेस पे परपेंडिकुलर होगा, दूसरा इसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब मेरा बच्चा समझ गया कि सर यहां से यहां का लेंथ l/2 और यहां से यहां का लेंथ l/2। ठीक, तो आप ध्यान से देखना, अगर हम इस पॉइंट को D बोल रहे हैं, इस पॉइंट को अगर हम D बोल रहे हैं तो आप ध्यान से देखना कि ABD ट्रायंगल को देखना, ABD ट्रायंगल को देखना। ये लेंथ कितना है AB, L, ठीक, ये लेंथ कितना है BD, l/2। हमको ये लेंथ निकालना है। ठीक, तो मेरा बच्चा बोल देगा सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो कोई भी बोल देगा क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में l², हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर, l² माइनस का l/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, l² माइनस का l²/4, तो 4l² माइनस का l², तो ये आ जाएगा √3l/2। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से यहां का जो लेंथ आ गया, ध्यान से देखना, हम यहां लिख रहे हैं, यहां से जो यहां का लेंथ आ गया ये आ गया √3l/2। क्लियर है।
हम इसको सबको छोड़ेंगे नहीं, कि हमारे पास स्पेस का कमी है, हम डायरेक्ट निकाल के मिटा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेदखल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं, लेकिन हम मिटाएंगे बाबू, अपने को स्पेस का दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम मिटा रहे हैं। ठीक, तो अभी तक अपने को क्या मिला, ये पूरा लेंथ मिल गया √3L/2, बढ़िया बात है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अच्छा, अब हम आपको क्या बताएं, अभी हम आपको बताएं क्या, कि जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही मीडियन होता है, बढ़िया बात है। और मीडियन परपेंडिकुलर सब एक पॉइंट पर मिलता है, तो हम इसको अपने मन से सेंट्रोइड सोच सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सर सेंट्रोइड सोच सकते हैं। तो आपको एक बात तो पता होगा कि सेंट्रोइड जो होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 ये हो गया इतना दूर का हिस्सा, और इतना दूर का हिस्सा क्या हो गया 1, बढ़िया बात है। हम क्या बोले, सेंट्रोइड्स डिवाइड्स द मीडियन, जो कि हमारा निकल चुका है लेंथ में √3L/2। ठीक है, अब मीडियन को आप बोल सकते हो कि सर आप परपेंडिकुलर की तरह काहे निकाले, अरे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही होता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, इसका मतलब ये 2 है, ये 1 है, काहे कि ऊपर वर्टेक्स से शुरू करते हैं कहानी, तो 2:1, तो ये 2 ये 1, इसका मतलब ये पूरा लेंथ मेरे मुताबिक 3 है। ध्यान से देखना, ये पूरा लेंथ मेरे मुताबिक 3 है, और सवाल वाला हम सॉल्व किए तो ये 3 का वैल्यू कितना निकला, √3L/2, √3L/2। तो अगर हम आपसे 1 का लेंथ पूछेंगे तो आप बोलेगा सर प्रोपोर्शनल मेथड से क्या, √3L/2 × 3। क्लियर है, लेकिन हम 1 का लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको इतना लेंथ पता करना है। अगर ये पता चल गया तो ये पता चल गया, तो ये पता चल गया। ठीक, तो अगर पूरा 3 का वैल्यू √3L/2 है, देखना ध्यान से कनेक्ट करना बात को, अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो मेरे मुताबिक 3, 2x प्लस का x 3x, तो 3x का वैल्यू इतना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट करके नीचे कर लो। हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो अगर 1 का वैल्यू इतना आ गया तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 का वैल्यू हो जाएगा, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड किए तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। सिंपल रेशियो प्रोपोर्शनल इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 × 3 × 2। ठीक, 3 को थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं, लाइसेंस है हमको इस बात का। 3 को क्या √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। 2 से 2 गया, एगो √3 से एगो √3 चला गया, तो ये लेंथ कितना आ गया, L/√3। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो L/√3 है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो L/√3 है, और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो L/√3 है। सवाल खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं बाबू। अगर ये पूरा लेंथ √3L/2 है तो आपको पता है कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो 3 का वैल्यू इतना, तो 2 का वैल्यू कितना, L/√3, वही सॉल्व करके निकाले। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दा को देखिएगा ध्यान से। अब सिंपल सा सिचुएशन अपने पास क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक, यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज Q, और यहां पर चार्ज कैपिटल Q। आपके मन में आ सकता है कि सर आप पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं, आप निगेटिव चार्ज ले लो। अरे सर निगेटिव भी ले लो, सेम आंसर आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा, यहां से यहां का डिस्टेंस अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर अभी निकाले हो L/√3। ठीक, यहां से यहां का डिस्टेंस अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलोगे सर अभी निकाले हो L/√3, और यहां से यहां का डिस्टेंस बात करेंगे तो आप बोलोगे सर अभी निकाले हो L/√3। ठीक, इस तरह का सिचुएशन आया, बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे ये इस पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा था, आप बोलेगा सर दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2 दे दिए, इसका नाम 3 दे दिए, तो इसको हम बोल रहे हैं ये F2 है। ठीक, ये इस पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है सर, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये इधर की तरफ लगाएगा, बढ़िया बात है। F3, ये किधर की तरफ लगाया सर, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसका नाम दे दिए F1। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये एक राइट, ये ट्रायंगल बन रहा है तो 30 60, तो ये हो जाएगा 120। तो मेरा बच्चा ये बात बोल सकता है क्या कि सर अगर ये 120
ये वाला एंगल अगर 120 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल 120 डिग्री। थोड़ा सा बहुत कुछ बात है इसमें, इसलिए आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा चीज को, ठीक। अरे बाबू यही लाइन तो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये पूरा 60, तो ये 30, ये 30, तो ये ट्रेंगल को ध्यान से देखना, इस वाला छोटा वाला ट्रेंगल को, ये 30, ये 30, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तीनों का सम 180, तो 30, 30, 60, तो ये 120, ठीक। अगर ये 120 तो इसके उल्टा वाला क्या हो जाएगा, ये भी 120, ठीक। तो अपने को सिचुएशन क्या मिला, सेंटर वाला पे नेट फोर्स निकालना है, तो सेंटर वाला चार्ज यहां है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F3, और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक। और इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नो सर, सब बात क्लियर है, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं कि इस दोनों का नेट फोर्स निकाल लेते हैं, कि F2 और F3 के वजह से जो नेट फोर्स है वो कुछ इधर की तरफ आएगा F नेट, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है जो हमारा Q है, उसी पे तो नेट फोर्स निकालना है। तो इस दोनों के वजह से नेट फोर्स कहीं बीचों बीच इधर की तरफ आएगा, बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम आपसे F2 का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर F2 बराबर आ जाएगा कितना, K, F2 कौन है, ये वाला, K Q इंटू Q बटे का L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा F2 आ गया, K Q इंटू Q बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है L/√3 का होल स्क्वायर। F3 निकालेंगे तो आप बोलिएगा सर F3 आ जाएगा कितना, यहां नहीं निकालते, यही निकाल लेते हैं। F3 कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर K Q इंटू Q बटे का L/√3 का होल स्क्वायर। F3 कितना आ जाएगा सर, K Q इंटू Q बटे का L/√3 का स्क्वायर। बढ़िया, आप ध्यान से देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, बिल्कुल सर। तो इसको हम F मान रहे हैं थोड़ा देर के लिए, और इसको भी हम F मान रहे हैं थोड़ा देर के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, F, इसको क्या बोल सकते हैं, F, ठीक। दोनों का नेट रिजल्टेंट, हम सिर्फ इस दोनों पे बात कर रहे हैं, तो F डैश कितना हो जाएगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना 120, तो क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 120 डिग्री। बढ़िया बात है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस का 2F इंटू F 2F स्क्वायर इंटू का कॉस 120 माइनस का 1/2, ठीक। 2 से 2 कट गया, तो 2F स्क्वायर में F स्क्वायर घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में F स्क्वायर, जो कि हमको फाइनली F ही दे रहा है। सिचुएशन समझ में आ गया। इसका मतलब इस दोनों को रिप्लेस करके हम यहां बीचों बीच में निकाल सकते हैं, कितना, F से रिप्लेस कर सकते हैं। बढ़िया बात है, करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये हमारा Q चार्ज है, फाइनल डायग्राम पे आ रहे हैं बाबू। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक, और इस दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, और इधर की तरफ एकदम सीधा सीधी ऐसे करके लग रहा है फोर्स F, ठीक है, ठीक है। इस दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, चूंकि बीच में एंगल है तो वेक्टर सम से क्या किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया, और ऊपर की तरफ एक फोर्स आ गया F। तो अब फाइनल डायग्राम ये आ गया, ठीक, कि Q चार्ज जो सेंटर पे, उस पर एक फोर्स F लग रहा है, नीचे की तरफ F1 लग रहा है। F1 का एक बार वैल्यू देखते हैं, बात खत्म हो जाएगा। F1 का वैल्यू हम देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, हम थोड़ा सा मिटाएंगे चीज को। चलिए, ठीक है, हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, हम F1 का आपसे अगर वैल्यू पूछेंगे तो मेरा बच्चा बोलेगा सर अभी बताते हैं F1 का वैल्यू। K यहां है F1, Q इंटू Q बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है L/√3 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो सब, तो ये दोनों तो F है, और एज इट इज यही वैल्यू यहां भी आ रहा है। इसका मतलब हम क्या इसको F से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये है वही ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी F फोर्स लग रहा है, इधर भी F फोर्स लग रहा है, और इस दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आया वो उधर की तरफ F आ गया, ठीक। सॉल्व करके अभी आपको दिखाए, और नीचे में F1 लग रहा है, और F1 का वैल्यू भी क्या है, F1 का वैल्यू भी F है। तो हम F1 को हटा करके डायरेक्ट F लिख रहे हैं।
अब तो मेरा बच्चा समझ गया क्या कि सर ये जो सेंटर वाला चार्ज है ना जिसको आप बीचों बीच रखे हो, उसके ऊपर में फोर्स लग रहा है F और उसके नीचे में फोर्स लग रहा है F। कोई उसको F फोर्स से ऊपर खींच रहा है और कोई उसको F फोर्स से नीचे खींच रहा है, तो क्या ऊपर नीचे खिंचाएगा? नहीं। काहे कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F नेट ऑन चार्ज एट सेंटर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ कटा वगैरह तो नहीं ना है बाबू, सब कुछ आ गया ना? हाँ सब कुछ आ गया। ठीक है, सिचुएशन समझ में आया? तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? दोनों को काटेंगे तो नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। तो हमारा पहला ऑप्शन ए आगरा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, हम को हो सकता है कि आपको चीज बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो, हम आसान तरीका से फिर से समझा देते हैं। देखिए 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ था, L डिस्टेंस था। आपको बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज को हम बीचों बीच रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? तो हम बोलेंगे उस पर नेट फोर्स इसके वजह से इसके वजह से इसके वजह से आएगा। ठीक, लेकिन नेट फोर्स का वैल्यू निकालने से पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो हम बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कॉन्सेप्ट होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है जो मीडियन है वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही हमारा एल्टीट्यूड होता है, वही हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो हम थोड़ा देर के लिए इसको अभी मान रहे हैं क्या? इसी लाइन को थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये L, तो ये L/2, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा? √3L/2। ठीक, बढ़िया बात है। अब यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीडियन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और तीनों एक पॉइंट पर मीट करता है, उसको हम सेंट्रोइड बोल सकते हैं। तो सेंट्रोइड किसी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पूरा 3 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? अभी निकाले L/√3। ठीक, इसका मतलब ये डिस्टेंस L/√3, ये डिस्टेंस L/√3, ये डिस्टेंस L/√3। बढ़िया बात है। सिचुएशन यहां पर आए, ठीक, इसके वजह से एक फोर्स इधर की तरफ लिखे, इसके वजह से एक फोर्स, चूंकि सबका सब पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इसके वजह से ये फोर्स इधर की तरफ, इसके वजह से ये फोर्स इधर की तरफ और इसके वजह से ये फोर्स इधर की तरफ। F1, F2, F3 का जब हम वैल्यू देखें तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब हम बोल रहे हैं इधर F लग रहा है, इधर F लग रहा है और इधर F लग रहा है और इस दोनों F के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री। कैसे निकाले? काहे कि यही मीडियन है सर और यही एंगल बाइसेक्टर है, तो पूरा एंगल 60, तो ये 30, तो ये कितना? 120। अगर ये 120 तो इसी के तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये 120। ठीक, तो दोनों के बीच में F और एंगल 120। ठीक, तो इस दोनों का नेट किधर की तरफ आया? इस दोनों का नेट आ गया इधर की तरफ। ठीक है, ये ओवरऑल नेट नहीं है, इस दोनों का सिर्फ नेट है ये। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो नेट जो आता है वो कितना आता है? नेट आता है F ही। तो हम बोले कि सर इस दोनों के वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है वो ऊपर की तरफ F आ रहा है और चूंकि F1 का भी वैल्यू F आ रहा है तो इसके वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ये F आ रहा है। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर ऊपर भी फोर्स F लग रहा है और नीचे भी फोर्स F लग रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सेंटर पे जो नेट चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज नथिंग बट 0। सिंपल सा बात है, बस थोड़ा सा अगर आपका मैथ में हाथ ढीला है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी आएगा, लेकिन अगर आप चीज को 1-2 बार देखोगे तो 100% आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, ये हम आपको एश्योर करते, गारंटी देते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बच्चा के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर आप पॉजिटिव चार्ज ले लिए, हो सकता है आपको सॉल्यूशंस पता हो, आप निगेटिव चार्ज ले लोगे। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव चार्ज जैसे ही लोगे तो इसके वजह से फोर्स ऐसे आ गया, निगेटिव चार्ज जैसे ही लोगे तो इसके वजह से फोर्स कैसे आ जाएगा? ऐसे, काहे कि ये निगेटिव हो गया, बीच वाला को अगर आप निगेटिव ले रहे हो तो ये कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ऐसे फोर्स आ गया, ऐसे फोर्स आ गया। अब इस दोनों का नेट रिजल्टेंट ऐसे आ गया। बढ़िया बात है, वही सब वैल्यू तो सेम ही रहेगा, वही आ गया नेट रिजल्टेंट इधर की तरफ और इसके वजह से फोर्स किधर की तरफ आ जाएगा? उधर की तरफ। तो वापस से सिचुएशन क्या आ गया? इसके वजह से फोर्स F ऊपर की तरफ और इस दोनों की वजह से फोर्स नीचे की तरफ F, दोनों कट जाएगा और वापस से आंसर 0 आ जाएगा। तो जो बच्चा इशारा को समझ पा रहा होगा वो इस बात को भी समझ पा रहा होगा। ठीक, यहां पर आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरा रूप से खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं लेना है, अगर आप इस सवाल को अच्छा तरीका से कर सकते हो तो किसी भी लेवल का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आप उसको इजीली टेकल आउट कर लो। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, वो एक तरह का सवाल ही है लेकिन हम पहली बार फोर्स में पढ़ा रहे हैं तो उसको हम एक बार अलग से पैटर्न करके बताएंगे। फिर बाकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ाने लगेंगे तो हम उस तरह का सवाल को डायरेक्टली चैप्टर में लेना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो बस यही बोलेंगे जैसा हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा गर्मी ज़्यादा है पानी पीजिए। ठीक, थैंक यू। आपको जिनसे नहीं हुआ आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए।